नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि किसी भी जन्म कुंडली का परीक्षण करते समय उसमें विभिन्न राशियों में बैठे हुए ग्रहों मात्र का जातक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है या कुछ और भी है जो कुंडली को प्रभावित करता है। जी हाँ, वो हैं नक्षत्र, जो कि राशियों से भी सूक्ष्म होते हैं। जिस प्रकार मेष से मीन तक 12 राशियां होती हैं, पर इनसे भी गहन है 27 नक्षत्र, जो कि अश्विनी से रेवती तक 12 राशियों में समाहित हैं। जिस प्रकार एक राशि 30 डिग्री की होती है और प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इस प्रकार एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और बारीकी में जाएं तो हम एक नक्षत्र का फर्दर डिवीज़न करते हैं और इस प्रकार एक नक्षत्र के 4 चरण हो जाते हैं और जिनमें प्रत्येक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में विभिन्न नक्षत्रों में उत्पन्न जातकों के भिन्न भिन्न फल बताए गए हैं। सामान्य फलों के अलावा भी कुछ विशेष फल प्राप्त होते हैं यदि जातक का जन्म किन्हीं विशेष नक्षत्रों में हुआ हो। तो आज हम सिर्फ उन विशेष नक्षत्रों के प्रभाव तक अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष नक्षत्रों पे एक छोटी सी चर्चा। सबसे पहले आता है एक जन्म नक्षत्र। इसका क्या मतलब है? एक जन्म नक्षत्र का मतलब है कि यदि जातक का जन्म उसी नक्षत्र में हुआ हो जिसमें उसके माता या उसके पिता या उसके अग्रज बड़े भाई बहन का जन्म हुआ हो, तो उसे एक जन्म नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। इसे अति अशुभ माना गया है। कुछ शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ऐसी अवस्था में किसी एक का विनाश होता है, और अगर ऐसा ना भी हो तो यह देखने में आया है कि दोनों जातक अर्थात एक जन्म नक्षत्र वाले दोनों परिवार के सदस्य अपने कुंडली में जो शुभ योग मौजूद हैं उनका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसके निवारण के लिए विधिवत इस दोष की शांति जल्द से जल्द करा लेनी चाहिए। इसके लिए नक्षत्र के देवता की मूर्ति बनाकर पंचामृत से शुद्ध करके कलश स्थापना करके पूजन करें। तत्पश्चात देवता के मंत्र के जाप से हवन, मार्जन और तर्पण किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं। इसके बाद अगला पॉइंट है नक्षत्र तारा विचार। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी जातक का जन्म नक्षत्र अपने माता, उसके पिता या उसके बड़े भाई या बहन के जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा या सातवां पड़े, तो इसे विपत, प्रत्यरी एवं वध तारा कहा गया है और इसमें जन्म होना जातक के लिए बहुत अशुभ होता है। विपत तारा में जन्म होने पर जातक कलह कलेश करने वाला होता है। प्रत्यरी तारा में जन्म होने पर जातक की लोगों से शत्रुता होती है और वध तारा में जन्म होने पर इसे जातक के स्वयं के लिए अनिष्टकारी बताया गया है। मगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी तभी लागू होंगे जब जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बली होने पर तारा विचार नहीं किया जाता। इसके बाद आता है गणमूल नक्षत्र विचार। जैसा कि अभी बताया गया कि नक्षत्र 27 होते हैं, परंतु इनमें भी 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें जन्म होना जातक के लिए बहुत अनिष्टकारी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, और वो नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा, मूल और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इनमें भी आश्लेषा, मूल और ज्येष्ठा में जन्म होना विशेष दोषकारक माना गया है। इसलिए इसकी विधिवत शांति अनुष्ठान
जब वही नक्षत्र 27 दिन के बाद में पड़े, तब उस दिन विधिवत किसी ब्राह्मण से मूल शांति कराने के बाद ही पिता को बालक का मुख देखना चाहिए। इसके बाद आता है नक्षत्रों में गंडांत का प्रभाव। यह वो काल है जिसमें नक्षत्र की संधि के साथ साथ राशि की भी संधि हो रही है, अर्थात नक्षत्र बदल रहा है, उसके साथ साथ राशि भी बदल रही है। तो इस प्रकार बर्थ टाइम के ऊपर, क्योंकि जन्म नक्षत्र और राशि दोनों का इंटरकनेक्शन हो रहा है, तो दोनों का असर जन्म समय के ऊपर पड़ रहा है। तो इसके लिए रेवती नक्षत्र की अंतिम 2 घड़ियां और अश्विनी नक्षत्र की आरंभ की 2 घड़ी, आश्लेषा नक्षत्र की अंतिम 2 घड़ी और मघा नक्षत्र की आरंभ की 2 घड़ी, इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 2 घड़ी और मूल नक्षत्र की आदि की 2 घड़ी, ये नक्षत्र गंडांत की श्रेणी में आते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने का तात्पर्य होता है कि गंडांत काल में जन्म लेना, और ये महा अनिष्टकारी शास्त्रों में कहा गया है। इस काल का विवाह जैसे मांगलिक कार्यों या यात्रा आरंभ करने में भी हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और इन नक्षत्रों के इस काल को अवॉइड करना चाहिए। अब इसका प्रभाव क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार गंडांत में अगर दिन का जन्म हो तो पिता के लिए, रात्रि का जन्म हो तो माता के लिए, और संध्या काल में जन्म हो तो जातक के स्वयं के लिए मृत्यु कारक या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। अतः गंडमूल की शांति के लिए विधिवत पूजा अनुष्ठान शीघ्र करा लेनी चाहिए। इसके बाद एक और बिंदु है जिसको बोलते हैं अभुक्त काल विचार। अभुक्त काल की गणना ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घड़ियां और मूल नक्षत्र की आदि की 4 घड़ियां, इनको मिलाकर ये 8 घड़ियां हैं, इनको अभुक्त मूल काल कहा गया है। इस अभुक्त मूल काल में जन्म लेने वाले जातक को महा अनिष्ट कारक कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसे जातक का मुख उसका पिता दीर्घ काल तक ना देखे और तत्पश्चात 9वें वर्ष विधिवत शांति विधान कराकर, दान पुण्य करा के और ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दे करके इसकी शांति करानी चाहिए। तत्पश्चात ही जातक का मुंह देखे। किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसा जातक त्याज्य है, अर्थात ऐसे जातक का त्याग कर देना चाहिए। तो मित्रों, आज थी विशेष नक्षत्रों पर ये एक छोटी सी चर्चा। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने फल कथन में इसका प्रयोग कर अपने फल कथन को और अधिक पैना बना सकेंगे। धन्यवाद।